द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के खंडरों में एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो आज भी गूंजती है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश। हमारे सामने जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने दुनिया के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था। लेकिन सवाल सिर्फ इस घटना के होने का नहीं है, सवाल इसके मतलब का है। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय बिंदु है वो यही है, क्या नालंदा का विनाश एक अकेली अचानक हुई तबाही थी जिसने भारत की हजारों साल की ज्ञान परंपरा की कमर ही तोड़ दी, या फिर ये एक लंबे धीमे पतन की कहानी का सबसे क्रूर और शायद आखिरी अध्याय था। मैं ये पक्ष रखूंगी कि ये हमला एक बौद्धिक हत्या थी, एक ऐसा निर्णायक क्षण जिसने न केवल एक संस्था को बल्कि ज्ञान हासिल करने के एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और मेरा तर्क ये होगा कि खिलजी का हमला जितना वहशी था वो असल में एक बड़ी और गहरी समस्या का लक्षण था। देखिए, नालंदा की कहानी हमें संस्थानों की नाजुकता के बारे में एक सबक सिखाती है कि कैसे सबसे महान ज्ञान के केंद्र भी तब बिखर जाते हैं जब वे राजनीतिक संरक्षण और सामाजिक प्रासंगिकता खो देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लिए नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो एक विचार था। आप सोचिए, 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी और बहुत जल्द ही ये ज्ञान की एक वैश्विक राजधानी बन गया। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, और ये सिर्फ भारत से नहीं थे। हमारे पास जो साक्ष्य हैं वे बताते हैं कि चीन, तिब्बत, कोरिया, यहाँ तक कि फारस से भी लोग ज्ञान की तलाश में यहाँ आते थे। हाँ, ये बात तो सही है। इसका जो दायरा था वो वाकई हैरान करने वाला था। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, इसका पाठ्यक्रम तो आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों को भी टक्कर दे सकता था। दर्शन, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और गणित, यहाँ आर्यभट्ट के काम को आगे बढ़ाया जा रहा था। इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज कोई आम पुस्तकालय नहीं थी। उसमें रत्ना सागर जैसी 3 9 मंजिला इमारतें थीं जिनमें लाखों पांडुलिपियां थीं। जब 1193 में खिलजी ने हमला किया तो उसने सिर्फ भिक्षुओं और शिक्षकों का कत्ल नहीं किया, उसने उस लाइब्रेरी में आग लगा दी। और ऐतिहासिक वृत्तांत कहते हैं कि वो आग 3 महीने तक जलती रही। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये भारत की सोचने समझने की क्षमता पर, उसकी बौद्धिक आत्मा पर हमला था। ये एक ऐसा घाव था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान के प्रवाह की दिशा ही बदल दी। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखता हूं। चलिए खिलजी के इरादे को समझने की कोशिश करते हैं। जो ऐतिहासिक विवरण हमारे पास हैं वे एक दिलचस्प बात बताते हैं कि खिलजी को यह पता ही नहीं था कि नालंदा एक विश्वविद्यालय है। उसे बताया गया था कि ये बौद्ध साधुओं का एक मजबूत गढ़ है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नतीजा तो वही रहा, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र जलकर राख हो गया। देखिए, फर्क पड़ता है क्योंकि ये हमें बताता है कि उसका प्राथमिक लक्ष्य ज्ञान को नष्ट करना नहीं था, वो एक आक्रमणकारी था। उसके मकसद थे इलाका जीतना, दौलत लूटना और अपने धर्म का परचम लहराना। तो उसकी नज़र में नालंदा एक राजनीतिक और धार्मिक शक्ति का केंद्र था जिसे तोड़ना जरूरी था। उन पांडुलिपियों का जलना उस हमले का एक भयानक नतीजा था, पर शायद मुख्य मकसद नहीं। ये ज्ञान पर अंधकार की जीत से ज्यादा एक सैन्य अभियान का भयानक कोलैटरल डैमेज था। और ये अपने आप में एक अलग तरह की त्रासदी है कि हमलावर को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या जला रहा है। मैं कोलैटरल डैमेज शब्द से सहमत नहीं हो सकती। जब कोई चीज़ 3 महीने तक जलती है तो वो महज एक हादसा नहीं हो सकती, वो एक व्यवस्थित विनाश है। चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि उसे नहीं पता था कि वो एक विश्वविद्यालय जला रहा है, लेकिन उस विनाश का पैमाना वो तो अभूतपूर्व था। ये उस सोच पर हमला था जो नालंदा का प्रतीक थी, एक ऐसी जगह जहां सवाल पूछना सिखाया जाता था, डरना नहीं। जैसा कि कहा जाता है, सभ्यताएं तलवार से नहीं, ज्ञान के जलने से मरती हैं। इस मामले में ये कोई कविता नहीं बल्कि एक हकीकत है। उसके इरादे चाहे जो भी रहे हों, उसकी तलवार ने ही उस आग को सुलगाया था। इरादे का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें घटना को उसके सही ऐतिहासिक संदर्भ में रखने में मदद करता है। अगर हम इसे ज्ञान पर जानबूझकर किया गया हमला कहते हैं तो हम खिलजी को एक ऐसा विचारक बना देते हैं जो वो था ही नहीं। वो एक सिपाही था,
ज्ञानी नहीं। उसके लिए वे किताबें शायद ज्ञान का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि दुश्मन के गढ़ की संपत्ति थीं। ये त्रासदी को कम नहीं करता, बल्कि हमें उस घटना को 12वीं सदी के एक आक्रमणकारी के दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है, ना कि 21वीं सदी के एक विद्वान की नज़र से। ठीक है, इरादे पर हमारी असहमति बनी रहेगी, लेकिन अब उस नुकसान की बात करते हैं जो हुआ। क्या ये सिर्फ कुछ इमारतों और किताबों का नुकसान था? मेरे हिसाब से नहीं। ये एक पूरे बौद्धिक इकोसिस्टम का खात्मा था। नालंदा सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं थी, ये बहस और संवाद का केंद्र था। यहाँ माध्यमक और योगाचार जैसे अलग अलग बौद्ध दर्शनों के बीच शास्त्रार्थ होते थे। यहीं पर तर्कशास्त्र के नए नियम गढ़े जा रहे थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग आकर एक दूसरे के विचारों को चुनौती देते थे। जब नालंदा जला तो सिर्फ किताबें नहीं जली, बल्कि विचारों के टकराने और नए विचारों के पैदा होने की वो पूरी प्रक्रिया ही रुक गई। दुनिया को दोबारा ऐसा बहुसांस्कृतिक एकेडमिक केंद्र देखने के लिए सदियों का इंतजार करना पड़ा। बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन क्या वो ज्ञान पूरी तरह से टूट गया था? नालंदा अपने 700 साल के जीवन काल में ज्ञान को सिर्फ जमा नहीं कर रहा था, वो उसे फैला भी रहा था। ह्वेनसैंग जैसे चीनी यात्री अपने साथ सैकड़ों पांडुलिपियां वापस ले गए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार नालंदा के ही विद्वानों जैसे शांतारक्षित और पद्मसंभव ने किया। उन्होंने वहां न केवल धर्म बल्कि नालंदा की पूरी बौद्धिक परंपरा की नींव रखी, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल विज्ञान। तो जब नालंदा की इमारतें जल रही थीं, उसके विचार तिब्बत के मठों में, चीन की गुफाओं में और दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिरों में जिंदा थे। लेकिन एक चीज होती है विचारों का जीवित रहना और दूसरी चीज होती है उनका विकास करना। विचारों को पनपने के लिए एक केंद्र की, एक हब की जरूरत होती है। आपने तिब्बत का जिक्र किया, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तिब्बती परंपरा ने नालंदा के ज्ञान को संरक्षित किया, ये सच है, लेकिन क्या उसने नालंदा की तरह नए दर्शन या विज्ञान को जन्म दिया? शायद नहीं, क्योंकि उनके पास वो माहौल नहीं था, वो वैश्विक संवाद नहीं था जो नालंदा में मौजूद था। एक शाखा पेड़ से कटकर कुछ समय तक हरी रह सकती है, लेकिन वो बढ़ नहीं सकती, फल नहीं दे सकती। नालंदा वो पेड़ था और खिलजी ने उसे जड़ से काट दिया। मैं जड़ से काट दिया वाली बात पर आपसे फिर असहमत हूंगा, और यहीं पर मेरी जो मूल दलील है वो आती है कि हम एक बड़ी कहानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या खिलजी के आने से पहले वो पेड़ पूरी तरह से स्वस्थ था? सबूत कुछ और ही इशारा करते हैं। 12वीं सदी तक आते आते भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत और भक्ति आंदोलन जैसी नई दार्शनिक और धार्मिक धाराएं ज्यादा लोकप्रिय हो रही थीं। आप ये कह रही हैं कि नालंदा अपनी प्रासंगिकता खो रहा था? मैं कह रहा हूं कि वो उस राजनीतिक और सामाजिक समर्थन को खो रहा था जिसके दम पर वो सदियों तक फला फूला था। गुप्त वंश के बाद पाल वंश ने उसे संरक्षण दिया, लेकिन उनके पतन के बाद नालंदा को मिलने वाला शाही अनुदान कम हो गया। जब समाज की प्राथमिकताएं बदलती हैं और राज्य का समर्थन हट जाता है, तो सबसे बड़े संस्थान भी कमजोर हो जाते हैं। खिलजी ने एक ऐसे वक्त में हमला किया जब नालंदा शायद पहले से ही अंदरूनी तौर पर संघर्ष कर रहा था। उसका हमला एक स्वस्थ शरीर पर पहला वार नहीं था, बल्कि एक बीमार शरीर पर आखिरी और सबसे घातक प्रहार था। यह एक अहम तर्क है कि राजनीतिक संरक्षण कम हो रहा था। मैं इसे नकार नहीं सकती, लेकिन एक कमजोर होता हुआ संस्थान भी एक जीवित संस्थान होता है। हो सकता है कि उसमें पहले जैसी चमक न रही हो, लेकिन वहां अब भी शिक्षक पढ़ा रहे थे, छात्र पढ़ रहे थे और पांडुलिपियां लिखी जा रही थीं। खिलजी के हमले ने उस धीमी गति से हो रहे पतन को एक झटके में एक हिंसक अंत में बदल दिया। उसने सुधार या पुनरुद्धार की हर संभावना को खत्म कर दिया। उसने सिर्फ एक इमारत को नहीं गिराया, उसने उस जगह की यादों और संभावनाओं को भी जला दिया, ताकि वो फिर से कभी खड़ी ना हो सके। यह एक धीमी मौत और एक क्रूर हत्या के बीच का अंतर है। तिक मौत थी जिसे एक हमले ने बस तेज कर दिया, या ये एक सोची समझी हत्या थी? मुझे लगता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। नालंदा की कहानी हमें एक चेतावनी देती है। ये सिर्फ बाहरी खतरों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक कमजोरी के बारे में भी है। कोई भी बख्तियार खिलजी किसी भी संस्था को तब तक नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो संस्था समाज के भीतर अपनी पकड़ कमजोर न कर चुकी हो। आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के लिए ये एक शक्तिशाली सबक है
कि ज्ञान की रक्षा सिर्फ दीवारों और किताबों से नहीं होती, बल्कि उसे समाज के लिए प्रासंगिक और जरूरी बनाए रखने से होती है। अंत में मेरा मानना यही है कि नालंदा पर 1193 का हमला इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इरादा चाहे जो भी रहा हो, उसका परिणाम एक ऐसी बौद्धिक तबाही थी जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। इसने ज्ञान के एक वैश्विक मॉडल को नष्ट कर दिया, एक ऐसा मॉडल जहां संवाद और तर्क किसी भी डॉगमा से ऊपर थे। ये एक ऐसी क्षति थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान के विकास का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। और मेरा निष्कर्ष ये है कि नालंदा का विनाश एक भयानक त्रासदी तो थी, लेकिन इसे एक अकेली घटना के तौर पर देखना इतिहास को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना है। इसे 12वीं सदी की व्यापक राजनीतिक हिंसा, भारत के भीतर बदलते धार्मिक समीकरणों और शाही संरक्षण के बदलते पैटर्न के बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये क्रूर अंतिम आघात था, लेकिन ये कहानी का एकमात्र हिस्सा नहीं है। इसकी जड़ें शायद सदियों पहले से जम रही थी। हम इस पर शायद असहमत ही रहेंगे कि क्या ये एक अचानक आई आपदा थी या एक धीमी गति से हो रहे पतन का नतीजा। हाँ, लेकिन हम दोनों इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि नालंदा में जो खोया वो अनमोल था। जैसा कि हमें स्रोत सामग्री याद दिलाती है, ज्ञान की रक्षा करना ही सभ्यता की रक्षा करना है। और आज भी नालंदा के खंडर इस शाश्वत सत्य के एक शक्तिशाली और मार्मिक अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जो कुछ बनाया गया है उसे तोड़ा भी जा सकता है।